गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आपको पता है आपका लेसन चल रहा था हिस्ट्री का, लेसन नंबर 15 द सल्तनत पीरियड। याद है या नहीं? यस। अब आज हम स्टार्ट आगे करेंगे, पर उसे स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है कि जो स्लेव डायनेस्टी है उसको स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में उनके सन इन लॉ आए थे जिनका नाम था इल्तुतमिश। इतना तो हमने पढ़ लिया था, याद है ना? ये आप एक मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, कुतुब मीनार। याद है ये किसने बनाई थी? यस, ये बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर इसको बनाने से पहले ही उसकी डेथ हो गई थी। तो इसको कंप्लीट किया था उसके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने। यस, इल्तुतमिश के बाद याद होगा उसकी डॉटर रज़िया सुल्तान जो सीट पे बैठी, जो फर्स्ट मुस्लिम लेडी थी। फर्स्ट मुस्लिम लेडी इसलिए क्योंकि मुस्लिम्स में और हिंदुओं में लेडीज़ को बाहर इतना आने जाने उस समय नहीं दिया जाता था। तो रज़िया सुल्तान वॉज द फर्स्ट लेडी एंड ओनली मुस्लिम लेडी, फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी जो रूल फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी जो हु रूल्ड इन एवर इंडिया, पूरे इंडिया पर राज किया। ये भी याद होगा, शी ड्रेस लाइक अ मैन, बिल्कुल आदमियों की तरह कपड़े पहनती थी, आदमियों की तरह कोर्ट में जाती थी। याद है या भूल गए? और उनको उनके हस्बैंड, खुद के हस्बैंड ने किल किया था। रज़िया सुल्तान के बाद कुछ समय के लिए नसीरुद्दीन महमूद सीट पर बैठे थे, बट वो नाम के ही राजा थे, याद है ना? तो देन उसके बाद जो स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर था वो था गियासुद्दीन बलबन। याद है? बलबन ने दो चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी, क्योंकि जब उनको बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड द पेबोज। याद है? सिजदा का मतलब था आपको नीचे बो डाउन झुकना और राजा को सैल्यूट करना, और पेबोज था किसिंग द फीट, राजा के पैरों को छूना। इसके अलावा उसने, आपको याद होगा, उसने बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था कि कोई भी लाफ नहीं करेगा कोर्ट में, स्माइल नहीं करेगा, और कोई भी पार्टी करने से पहले आपको राजा को बताना होगा। याद है? तो स्लेव डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक, देन इल्तुतमिश, फिर रज़िया सुल्तान, और मोस्ट पावरफुल रूलर गियासुद्दीन बलबन। इस तरह से स्लेव डायनेस्टी के बाद जो सेकंड डायनेस्टी आई, यानी सेकंड वंश के लोग आए, उनका नाम था खिलजी डायनेस्टी। क्या नाम है उनका? खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी बिलीव टू बी अफगान वर एक्चुअली टर्क हु हैड ए लॉन्ग टाइम। खिलजी वो एक्चुअली टर्क थे, तुर्किस्तान से आए थे फॉर अ लंबे समय से इन द रीजन ऑफ अफगानिस्तान। कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से। फॉर 3 डिकेड, 3 शताब्दी पहले। खिलजी डायनेस्टी का जो पहला राजा था उसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या नाम है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी, यानी जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी को स्टार्ट किया। तो स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हुई, और जिसका पहला रूलर था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। वो एक वीक रूलर फॉलोड माइल्ड एंड जनरस पॉलिसी। उसकी पॉलिसीज़ भी इसी तरह की थी, इसीलिए वो ज़्यादा पसंद लोगों में और अपनी प्रजा में नहीं किया गया। उसने कंप्रोमाइज़ किया मंगोल्स के साथ। मंगोल्स जो बाहर से आए थे, क्योंकि वो लोग बार बार अटैक कर रहे थे, तो उसने मैरिंग वन ऑफ हिज डॉटर टू देयर लीडर, यानी अपनी एक बेटी की शादी उनके एक लीडर से करी। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू। बाद में उनके बाद उनका भतीजा हु टुक द टाइटल अलाउद्दीन खिलजी, जिसको टाइटल मिला अलाउद्दीन खिलजी इन 1296 में, वो सीट पर बैठा। यानी उनके नेफ्यू ने जलालुद्दीन खिलजी की डेथ के बाद, यानी उसके खुद के भतीजे जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने किल कर दिया सीट पे बैठने के लिए। समझ में आ गया? उनके चाचा को उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने किल करा और वो सीट पे बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा 1296 से
1316 तक। कब तक? 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट टर्किश सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो फर्स्ट पहला टर्किश सुल्तान था दिल्ली का, हु सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, जिसने रिलीजन्स को पॉलिटिक्स से, मतलब धर्म को पॉलिटिक्स के नाम से अलग रखा। वो बहुत ही एम्बिशियस रूलर था। उसका गोल था एस्टेब्लिश करना एम्पायर विद एक्सटेंड अक्रॉस एंटायर इंडिया, होल इंडिया, यानी वो होल इंडिया में रूलर वहाँ का बनना चाहता था। ठीक है। मिलिट्री कैंपेनिंग, अलाउद्दीन अनेक्स गुजरात। अलाउद्दीन ने इस बात को, यानी एंटायर इंडिया को अपना होल बनाने के लिए उसने बहुत सारे एरियाज़ को अपने कब्जे में कर लिया, जैसे कि गुजरात एंड मालवा। बिगेन हिज एक्सपेंशन ऑपरेशन, यानी इसके साथ ही वो धीरे धीरे अपनी बढ़ाता चला गया, हिस्सों को जीतता चला गया। कॉन्केस्ट ब्रॉड वेस्टर्न सीपोर्ट, उसने वेस्टर्न सीपोर्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया। उसने अपनी आर्मी, यहाँ तक कि अपनी आर्मी को कहाँ भेजा? राजस्थान, बिटवीन 1301 से और 1303 तक। इसके अलावा उसने बहुत सारे कैप्चर करे फोर्ट, किले। कौन कौन से किले? जैसे रणथंबोर, चित्तौड़ फ्रॉम द राजपूत के रणथंबोर और चित्तौड़ के किलों को अपने उसने कंट्रोल में कर लिया। मालिक कफूर जो उसका ट्रस्टेड और वैलियंट जर्नल था। मालिक कफूर उसका, ये कह लीजिए, ट्रस्टेड नौकर था, उसका दास था, जो उसकी हर बात मानता था। वो लेके गया एक लार्ज और पावरफुल आर्मी टूवर्ड द साउथ में, और सारे एरिया को एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, यानी जीतने में मदद करी। ही डिफीटेड, उसके अलावा उसने और किस किस को हराया? अलाउद्दीन खिलजी ने यादवास, काकटियास, होशियार्स एंड द पांड्यास। याद रहेगा? समझ में आ गया? यानी उसने धीरे 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 सारे एंटायर, क्योंकि उसको एंटायर इंडिया जीतना था, तो उसने धीरे धीरे हर एरिया को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया। चलिए, इतना याद रहेगा। नेक्स्ट, अब उसकी इतने बड़े एरिया को जीतने के लिए उसको लार्ज आर्मी चाहिए। उस लार्ज आर्मी के लिए अलाउद्दीन नीडेड मनी, अलाउद्दीन को मनी चाहिए। अगर आपके पास भी, आप पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहते हो तो आपको आर्मी तो चाहिए ना। ऐसे ही अलाउद्दीन को भी आर्मी चाहिए थी और नीडेड मनी, उसको मनी की आवश्यकता थी। फॉर दिस, इसके लिए उसने इंटेल्ड ए नंबर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, बहुत सारे सुधार किए, यानी पैसा कमाने के नई नई टेक्निक्स लगाई। क्या क्या टेक्निक्स लगाई? सबसे पहले द लैंड टैक्स, उसने लैंड टैक्स को फिक्स कर दिया कि इतना तो आपको, यानी जो किसान भूमि पर टैक्स लेना शुरू कर दिया, अपनी प्रजा से वो टैक्स लेता था कि इतना तो आपको फिक्स्ड, अकॉर्डिंगली इतना तो अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा अलाउद्दीन इंक्रीज द लैंड टैक्स इन द गंगा जमुना डोब रीजन। बेटा उसने डोब रीजन में जो टैक्स है वो बढ़ा दिया। डोब एरिया किसे कहते हैं, पहले आप इसे जान लीजिए। डोब एरिया जो होता है, गंगा और यमुना नदी हमारे देश की दो हैं, उन दोनों के बीच के एरिया को उस समय और अभी भी डोब एरिया कहा जाता है। डोब एरिया इसलिए क्योंकि गंगा और यमुना नदी से मिलने वाला पानी की वजह से जो वहाँ की खेती बाड़ी थी और वहाँ का एरिया था वो बहुत फर्टाइल था, इसीलिए उस रीज़न पर उसने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया कि यहाँ का एरिया तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आप इनको पैसा मिलेगा। यानी उसने लगा दिया टू 50% ऑफ द प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूस का, अपनी खेती का आपको कम से कम 50% उसे देना ही पड़ेगा। ही एंश्योर्ड दैट अपार्ट फ्रॉम दिस रॉयल टैक्स, जिससे कि रॉयल टैक्स, नो मनी और टैक्स इन द काइंड वॉज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फार्मर और ट्रेडर बाय रॉयल फंक्शनरी। हैंस ड्यूरिंग, मतलब उसने इतना ज़्यादा टैक्स लगाना फार्मर्स से शुरू कर दिया और उसके जो नॉबल्स हैं वो उस टैक्स को कलेक्ट करना उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दिया। और उसने एक काम और किया, क्या? कंट्रोल एंड फिक्सिंग ऑफ प्राइस वर मीन, उसने जितने भी बाजार में, मार्केट में प्राइस हैं वो कंट्रोल कर दिए। कंट्रोल क्यों कर दिए? टू वन हैंड इंक्रीज द रॉयल इनकम एंड ऑन द अदर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी सो दैट इज सोल्जर एंड कॉमन पीपल कुड लिव इन कम्फर्ट। यानी कि उसने इस प्राइस को इतना ज़्यादा कम कर दिया, मतलब सामान जो है वो फिक्स रेट कर दिया, यानी मतलब 5 रुपये गेहूँ मिलता है तो सब एरिया में 5 रुपये ही मिलने लगा, यानी कि हर कोई अपना अलग अलग रेट लेने लगा। उसकी वजह ये थी, उसने ये प्राइस क्यों कम किया, उसके पीछे उसने ये दिमाग लगाया, अगर वो
प्राइस बढ़ाएगा तो उसके जो सिपाही हैं वो भी उसी प्राइस को उस प्राइस से सामान महंगा सामान खरीदेंगे, और अगर वो महंगा सामान खरीदेंगे तो इसके बदले में वो राजा से ज़्यादा इनकम की मांग करेंगे। तो जब अगर राजा उनको कम सैलरी देगा और सामान उनको सस्ता मिलेगा तो वो राजा से ज़्यादा सैलरी की डिमांड नहीं करेंगे। इसीलिए उसने सबसे पहले जो सामान है, जो बाहर बाज़ार में सामान मिलता था, उसका प्राइस फिक्स कर दिया कि कोई भी लोग उसको एक ही रेट पर ख़रीद पाएँ, जिससे कि जब सैलरी का बर्डन है वो खजाने पर ना आए। सेपरेट मार्केट, उसने बहुत सारी सेपरेट मार्केट एस्टेब्लिश की, अलग अलग मार्केट, जैसे फूड की अलग, ग्रेन्स की अलग, क्लॉथ की अलग, हॉर्सेस की अलग, फ्रूट की अलग, या और उनके भी सबके प्राइस फिक्स कर दिए, चाहे वो प्रजा खरीदे या कोई राजा खरीदे या जनता खरीदे, वो सबके लिए उसका सेम प्राइस था। इतना याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज मिलिट्री रिफॉर्म। राजा ने क्या किया? मिलिट्री रिफॉर्म, मिलिट्री के लिए, मिलिट्री में क्या सुधार किया? जब इतनी बड़ी सेना रखी तो कुछ तो अच्छा किया होगा। विद द मनी that Alauddin Khilji could generate through his economic reform, he could now afford to maintain a huge army. अब जब वो उसने इकोनॉमिक अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा तो अब he could now, अब वो अफोर्ड कर सकता था एक मेंटेन अ लार्ज आर्मी। ही रिकॉग्नाइज द स्पाई सिस्टम, उसने स्पाई सिस्टम स्टार्ट किया। स्पाई सिस्टम क्या होता है? गुप्तचर रखना, यानी उसने अपने दरबार में गुप्तचर रखे जो उसे टाइम टू टाइम ये बताते रहते थे कि उसके दरबार में क्या हो रहा है, कोई उसके खिलाफ साजिश तो नहीं रच रहा है, या कोई बाहर राजा उस पर अटैक तो नहीं करने वाला है। इसीलिए सबसे बेस्ट काम उसने किया कि स्पाई सिस्टम किया, कि वो टाइम टू टाइम उसको बताते रहते थे कि अब क्या होने वाला है, आप पर कोई हमला तो नहीं करने वाला है। ही इंट्रोड्यूस डॉग और ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, उसने अच्छे हॉर्स रखने स्टार्ट कर दिए, यानी कम ब्रांड के नहीं बल्कि बहुत अच्छे ब्रांड के उसने घोड़े अपने दरबार में रखे। इसके अलावा मैनी ऑफ अलाउद्दीन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री मेजर वर लेटर फॉलोड बाय, उसकी इन पॉलिसीज़ को बाद में दो मेन फेमस राजा, एक है शेरशाह सूरी, दूसरा है अकबर, उन्होंने भी उसकी उस पॉलिसीज़ को अपनाना शुरू किया। यानी उसकी जो पॉलिसीज़ थी बहुत अच्छी थी, इसीलिए बाद में शेरशाह सूरी और मुग़ल एम्परर अकबर द ग्रेट ने भी उसको अपनाया। ए वॉर ऑफ सक्सेशन एंश्योर दैट अलाउद्दीन डेथ, जैसे ही अलाउद्दीन की डेथ हुई, वॉर ऑफ सक्सेशन, वॉर ऑफ सक्सेशन यानी वॉर ऑफ सक्सेशन अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद स्टार्ट हो गया। सक्सेशन यानी जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी मरा, सब शुरू हो गए कि कौन सीट पे बैठेगा, पर कोई भी जो उसके बच्चे हैं या ये कह लीजिए उसके सक्सेसर हैं वो इतने ज़्यादा ब्रेव नहीं थे, इसीलिए जो अलाउद्दीन खिलजी है वो लास्ट खिलजी रूलर रहा। खुसरन मलिक वॉज डिफीटेड बाय गियासुद्दीन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द तुगलक। खुसरन मलिक ने डिफीट किया गियासुद्दीन को और फाउंडेशन करी तुगलक डायनेस्टी की। यानी सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, दोबारा रिपीट करती हूँ, स्लेव डायनेस्टी का पहला राजा आया कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बाद उसका भाई जो लंबे समय तक नहीं रहा, पर थर्ड इज द रजिया सुल्तान एंड लास्ट वन इज द गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन के मनते ही स्टार्ट हुई तुगलक खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर याद है? भूल गए? जलालुद्दीन खिलजी, जिसको उसके खुद के नेफ्यू ने मारा, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। यस, अलाउद्दीन खिलजी की आपने पॉलिसी सारी देखी, जिसको बाद में फॉलो किया शेरशाह सूरी और मुग़ल अकबर द ग्रेट ने। इसी के साथ तुगलक क्या कहते हैं खिलजी डायनेस्टी एंड हुई और एक नया वंश दिल्ली में राज किया जिसका नाम था तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी रूल्ड ओवर द इंडिया फॉर नियरली 100 ईयर। ये डायनेस्टी यानी ये वंश सबसे लंबा है। इस डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा राज किया, लगभग 100 साल। कितना? लगभग 100 साल। 1320 से लेकर 1440 तक इन्होंने इंडिया पर राज किया। अब आता है तुगलक डायनेस्टी का पहला राजा कौन? तुगलक डायनेस्टी का पहला राजा गियासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है उसका बेटा? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक वॉज द फर्स्ट रूलर। गियासुद्दीन तुगलक फर्स्ट रूलर था तुगलक डायनेस्टी का। He put down the rebellion and strengthened the sultanate. उसने जो भी रिबेलियन से जिन्होंने भी इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ने की कोशिश करी उन सबको दबा दिया। He died in an accident. His son Jona Khan ascended him under title मोहम्मद बिन तुगलक।
उसकी डेथ के बाद, किसकी, गियासुद्दीन तुगलक की डेथ के बाद उसका बेटा सीट पर बैठा जिसका नाम था जौना खान। पर सीट पर बैठने से पहले उसने अपना नाम चेंज किया और उसका नाम रखा गया, उसने अपना नाम रखा मोहम्मद बिन तुगलक। और इस तरह से तुगलक डायनेस्टी का मेन स्टार्टिंग हुई, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक वॉज अ फेमस रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो फेमस रूलर है तुगलक डायनेस्टी का। अब आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक हु असेंडेड थ्रोन इन 1325। मोहम्मद बिन तुगलक जो सीट पर बैठा इन 1325, एक पावरफुल तुगलक रूलर था। IBN बॉटट, यानी ये व्यक्ति बाहर से आया था और इसने इसके लिए अपनी बुक में मोहम्मद बिन तुगलक के लिए लिखा, इसीलिए कि मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी। Who had great idea with grants and plans which failed। उसके आइडियाज़ और उसकी पॉलिसीज़ तो बहुत अच्छी थी, बिकॉज द कॉमन पीपल कुड रिलेट विद दैम, पर जो कॉमन पीपल है वो लोग इससे रिलेट नहीं कर पाए। He tried to introduce many administrative reform. He had 5 ambitious projects। उसने 5 ambitious project चलाए। उसके प्रोजेक्ट्स बेटा अगर आज के हिसाब से देखें तो उसकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी, पर उसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो उस हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई। जैसे पहले उसने चलाई टैक्सेशन रिफॉर्म इन द दोब अभी मैंने आपको बताया एरिया था, गंगा और जमुना का ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, उसने 1327 में अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, उसने इंट्रोडक्शन किया टोकन करेंसी का। खुसन एक्सपेंडेशन और कराची एक्सपेंडेशन, यह मैं आपको 1 by 1 क्लियर करती हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट। सबसे पहले टैक्सेशन रिफॉर्म इन द दो एरिया मालूम है ना, यानी गंगा और जमुना के वो एरिया जहाँ पर कि गंगा और जमुना का वो बीच का एरिया, फर्टाइल एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी अच्छी होती थी, उसने टैक्स लगा दिया। द रीजन ऑफ द ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर, मतलब पूरा उसने टैक्स लगा दिया कि इतना तो आपको देना पड़ेगा। उस साल क्या हुआ, व्हेन देयर वर फेमिन इन द डोब, यानी कि उस साल दोब में फेमिन यानी सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से बारिश नहीं हुई। पीजेंट्स जो हैं वो लंबे समय तक पेइंग टैक्स नहीं दे पा रहे थे। अबंडन देयर लैंड्स एंड अडॉप्ट हाईवे रॉबरी, तो उन्होंने लैंड को छोड़ दिया, यानी अपनी अपनी लैंड को छोड़ दिया और हाईवेज के ऊपर रॉबरी, क्या होती है रॉबरी, डकैती करनी स्टार्ट कर दी। दोबारा से बता रही हूँ, टैक्सेशन रिफॉर्म इन द डॉब, यानी कि दोब एरिया पर उसने बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया कि इतना तो आपको देना पड़ेगा। पर जो उस साल वहाँ पर सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया और लैंड ही अपनी छोड़ दी और हाईवे पर रॉबरी करनी शुरू कर दिया। उसका ये जो टैक्स कलेक्टर कंटिन्यूअस कलेक्टेड, वो रेगुलर टैक्स कलेक्ट कर रहा था, तो उसकी ये लोगों को ये स्कीम पसंद नहीं आई और फेलियर हो गई। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल 1327 में मोहम्मद तुगलक अटेम्प्ट टू ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी विच वॉज नेम्ड दौलताबाद। 1327 में मोहम्मद तुगलक ने अटेम्प्ट किया, यानी उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी, कहाँ, दिल्ली टू देवगिरी, विच वॉज रीनेम्ड दौलताबाद, जिसका नाम उसने रखा दौलताबाद। दोबारा से सुनिएगा, 1327 में उसने अपनी कैपिटल चेंज करी, नंबर 2 कैपिटल कहाँ से ले गया, दिल्ली से देवगिरी, और उसका नाम क्या रखा, दौलताबाद। ये उसने क्यों किया, द डिज़ायर ऑफ सेफ गार्ड, अपनी कैपिटल को बचाने के लिए, क्योंकि मंगोल्स नॉर्थ वेस्ट से उस पर अटैक कर रहे थे बार बार, उससे बचाने के लिए ये अपनी कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी ले गया। द एंटायर पॉपुलेशन, सारी पॉपुलेशन को उसने दिल्ली से ऑर्डर किया टू लीव, इसके यहाँ को छोड़ो, एंड द सिटी वॉज लेड। द लॉन्ग एंड अडोरियस जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद वॉज एन एक्सट्रीमली ट्रोमेंटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली, यानी जब उसने अपनी पूरी पॉपुलेशन को कहा कि आपको यहाँ से लीव करना है दिल्ली से, और कहाँ जाना है, देवगिरी यानी दौलताबाद, ये उनके लिए बहुत ही एक्सट्रीमली, बहुत ही बेकार काम था, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी को दिल्ली से आपको दौलताबाद जाना है, इतनी गर्मी, लोगों को कि आपको यहाँ से वहाँ जाना है सारा सामान समेट के। ये स्कीम सुल्तान की फेल हो गई, क्योंकि रिलाइज इम्पॉसिबल प्रोटेक्ट द एम्पायर नॉर्थ वेस्ट, अगर वो नॉर्थ वेस्ट को बॉर्डर को डेक्कन के करता था, बचाता था, तो एंटायर पॉपुलेशन वॉज देन ऑर्डर टू रिटर्न टू दिल्ली, तो दूसरी तरफ से अटैक होता था, तो इसीलिए उसने एंटायर पॉपुलेशन को फिर से ऑर्डर दिया कि वापस दिल्ली, देवगिरी से दिल्ली पहुँच जाओ। तो उसकी दोनों स्कीम खराब हुई,
टैक्सेशन डोप पर भी, कि जो डोप पर उसने बढ़ाया। दूसरा, उसने जो अपनी कैपिटल चेंज करी। नंबर 3, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, उसने सिक्के चलाए। ये उसका रिमार्केबल फीचर था, उसने बहुत अच्छा काम किया था, पर उसका काम ये सक्सेस नहीं हुआ। उसने इंट्रोडक्शन किया टोकन करेंसी और इशू ऑफ कॉपर, यानी उसने नए सिक्के चलाए कॉपर के और ब्रास के 1329 में। सिंस सिल्वर वॉज इन शॉर्ट सप्लाई, क्योंकि उस समय सिल्वर की सप्लाई कम थी, इसीलिए उसने ये काम किया कि अपनी पब्लिक को के लिए नए सिक्के चलाए कॉपर और ब्रास के। इसमें क्या होता था कि उसमें कॉपर और ब्रास के सिक्कों के बदले सामान आपको सारा वही मिलता था जो सिल्वर और गोल्ड के सिक्कों के बदले में मिलता है। पर इसका एक नुकसान हुआ। इसका नुकसान क्या हुआ? उसने एस्टेब्लिश करी मिंट, जहाँ पर सिक्कों को बनाया जाता था। जहाँ पर इन सिक्कों को बनाया जाता था, ही लॉन्च द कॉइन्स विदाउट टेकिंग, वहाँ पर लोगों ने कॉइन्स, अपने नए सिक्के बनाने शुरू कर दिए, यानी फॉर्जरी, एक झूठा काम शुरू कर दिया। यानी वो सिक्के, दरबार के जो सिक्के थे उसके अलावा लोगों ने सिक्के बनाने शुरू कर दिए। द मार्केट में बाढ़ आ गई, नए नए सिक्के आने शुरू हो गए, जबकि राजा ने ये कहा था कि आपको कॉपर और इन सिक्कों के बदले में सब कुछ मिलेगा, गोल्ड भी मिलेगा, सिल्वर भी मिलेगा। जितने राजा ने सिक्के चलाए, इसके अलावा लोगों ने अपने सिक्के भी बना लिए। और इसका क्या कहते हैं, ये सिचुएशन ये हो गई कि बाज़ार में से लोग सामान कम होने लगा और कॉइन्स विच कॉज्ड अ ह्यूज लॉस टू द रॉयल ट्रेजरी को, यानी शाही खजाने को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। लोगों ने सिक्के, नकली सिक्कों से असली सोना चांदी खरीदना शुरू कर दिया और दरबार का खुद का खजाना ख़त्म हो गया। तो यानी ये इसलिए राजा को ये वाला भी इसे फेलियर ही कहेंगे और उसको ये वापस लेना पड़ा, यानी उसने टोकन करेंसी को बंद कर दिया। समझ में आई? उसने सोने और चांदी के सिक्कों की बचत करने के लिए कॉपर और ब्रास के सिक्के चलाए, जिससे कि लोग उसी सिक्कों से सब सामान खरीद सकें। लोगों ने उन्हीं सिक्कों को अपने घर में बनाना शुरू कर दिया और एक टाइम ऐसा आया कि रॉयल ट्रेजरी यानी शाही खजाना ख़त्म हो गया। नंबर 4, खुसरन एक्सपेंडेशन, यानी तुगलक अपने को बढ़ाने के लिए, अपनी एम्बिशियस को बढ़ाने के लिए, अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए, यानी पूरे सेंट्रल इंडिया को कब्जे में करने के लिए उसने एक लार्ज आर्मी सोल्जर, एक बहुत बड़ी आर्मी रखी, बहुत सारे वेपन्स चाहिए थे, उनको सप्लाई करें। इवन पेड देयर सैलरी, उनको सैलरी दे दी 1 ईयर की एडवांस में, चाहे मतलब उसका इच्छा थी कि पूरे होल एंटायर पे राज करे, इसीलिए उसने 1 साल तक की पूरी सैलरी उन लोगों को दे दी। बिकॉज दिस वॉज लेटर थ्रो टू बी इम्पॉसिबल मिशन, जबकि एक इम्पॉसिबल मिशन था, इतने बड़े एंटायर इंडिया को अपने कब्जे में करा नहीं जा सकता था, जिसका रिजल्ट अनएक्सेप्टेबल कॉस्ट टू द सुल्तान को अनएक्सेप्टेबल कॉस्ट खर्चा भी किया और क्या कहते हैं एंड माइजरी टू द सोल्जर ने उनके साथ विश्वासघात किया, ये कह लीजिए। देयर न्यू सोल्जर, और जो न्यू सोल्जर हैं वो लोगों को सैलरी नहीं मिली थी, तो इसलिए वो लोग उनके साथ एग्री नहीं करते थे। कराची, यानी इन ऑर्डर टू सिक्योर द नॉर्थर्न फ्रंटियर ऑफ द सुल्तान सेट एन आर्मी, सुल्तान ने अपनी आर्मी भेजी कांगड़ा रीजन। कांगड़ा कहाँ पे है मालूम है? हिमाचल प्रदेश में, और तिब्बत तक अपनी आर्मी भेजी। दिस वॉज ऑल्सो नॉट कंसिडर अ गुड डिसीजन, ये भी एक गुड डिसीजन नहीं था। इतना बड़ा एरिया आप नहीं संभाल सकते, उसके लिए आपने दूर दूर तक इन्होंने एज ए रूलर मोहम्मद तुगलक वॉज डिवोटी, एक अच्छा रूलर तो आप नहीं कह सकते, पर मोहम्मद तुगलक डिवोटी, एक्सट्रीमली लेबियस, बहुत मेहनत करता था, फिर भी उसकी वो फेलियर हो जाता था। ही गेन नो सक्सेस, उसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में कोई 26 ईयर वो राज उसने किया, पर उसको वो अच्छी तरह संभाल नहीं पाया, क्योंकि जो उसकी स्कीम्स हैं वो अनपॉपुलर रही। टैक्सेशन, 2 पर टैक्स लगा दिया इतना ज़बरदस्ती कि आपको देना पड़ेगा, उस साल वहाँ सूखा पड़ गया। नंबर 2, अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र करी, वो भी उसका फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लोग जो है भरी गर्मी में इतनी दूर से गए, आधे रास्ते तक पहुँचे नहीं, वहाँ पहुँचे तो दूसरी तरफ से अटैक हो गया, उसको वापस आना पड़ा। तीसरा, उसने टोकन करेंसी चलाई, उसने तो सोने और चांदी की बचत करनी चाहिए थी, बचत तो हुई नहीं, पर उसका नुकसान क्या हुआ? जो कुछ शाही दरबार खजाने में था वो भी सारा ख़त्म हो गया। उसकी जो स्कीम है एक तरह से पॉपुलर नहीं हुई, ना उसकी प्रजा को पसंद आई, ना उसके नॉबल्स को, ना उसके उलेमा। उसको सारा एम्पायर जो है कंट्रोल हिज एम्पायर एंड डिवोट, बहुत सारे लोग जो है उससे नाखुश थे और बहुत सारे लोग ब्रोक आउट
मतलब उसके खिलाफ उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया या उससे खुश नहीं थे, जैसे बंगाल, गुजरात, वारंगल, ये सब जो उसके हिस्से में था, बाद में इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल किंगडम घोषित डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग अब पावरफुल हैं, हमारा आपसे कोई मैटर नहीं करता। जैसे कि साउथ में विजयनगर और भामनी, इन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि हमारा आपसे कोई मैटर नहीं है, हम यहाँ के खुद के राजा हैं। ही डाइड वाइल कैंपेनिंग इन सिंध। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज कज़न फिरोज शाह तुगलक। उनके मोहम्मद बिन तुगलक के पास उनका भाई फिरोज शाह तुगलक सीट पर बैठा, जो उनका कज़न था, चचेरा या ममेरा भाई। अब नेक्स्ट आता है फिरोज शाह तुगलक। ही वॉज ए कज़न ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो कज़न था मोहम्मद बिन तुगलक का, आफ्टर दिस रीगेनिंग सुल्तान डेथ, वो सीट पर बैठा सुल्तान की डेथ के बाद, यानी मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद फिरोज शाह तुगलक बैठा। नोबल्स और द इकोलॉजिकल्स ऑफ द कोर्ट सेलेक्टेड फिरोज शाह तुगलक एज अ नेक्स्ट सुल्तान, यानी जो नोबल्स हैं, ऑफिसर्स थे कोर्ट के, मंत्री वगैरह, उनको उन्होंने ही खुद चुना अपना नेक्स्ट सुल्तान, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उन्होंने फिरोज शाह तुगलक को सीट के लिए काबिल समझा। ही मेड इकतदारी सिस्टम, उसने इकतदारी सिस्टम चलाया, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो अपने नोबल्स को खुश करने के लिए, अपने मंत्रियों को खुश करने के लिए उनके काम के बदले पे लैंड देता था। रूल्ड इन अकॉर्डिंग विद इस्लामिक लॉ टू अपीज दिस उलेमास, और उलेमास को खुश करने के लिए भी वो जागीरें देता था, जागीरी। फिरोज शाह तुगलक एक रिफॉर्मर रूलर था, उसने 4 नए शहर बनाए। फिरोज शाह तुगलक एस्टेब्लिश 4 न्यू टाउन्स, नए 4 शहर बनाए। पहला फिरोजाबाद, नंबर 2 फिरोजपुर, नंबर 3 जौनपुर एंड नंबर 4 हिसार। ठीक है, दोबारा से बोल रही हूँ, ही एस्टेब्लिश 4 न्यू टाउन्स, उसने नए 4 शहर बनाए, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर एंड हिसार। ही ऑल्सो सेटअप 2 डिपार्टमेंट, उसने 2 डिपार्टमेंट बनाए, दीवान खैरात डिपार्टमेंट, यानी ये डिपार्टमेंट जो है गरीब लोगों को खैरात एज ए भीख वगैरह या उनकी ज़रूरत पड़ने पर मनी देता था। दीवान बनगरी डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स जो दास होते हैं उनका ख्याल रखना, उन लोगों को ज़रूरत पड़ने पर सामान उपलब्ध कराना। फिरोज शाह तुगलक की एक बात थी फेमस कि उसको बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स बनवाने का बहुत शौक था। उसने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए। ही बिल्ट मैनी टैंक्स, बहुत सारे टैंक बनवाए, वेल्स, कुएं बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, रेस्ट हाउस, सराय जहाँ पर लोग रुकते थे, धर्मशालास। ही ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स फॉर इरीगेशन, उसने जो कैनाल्स बनाई, यानी वो सबसे पहले रिवर यमुना से सिटी हिसार, रिवर सतलज से घाघर, रिवर घग्गर से फिरोजाबाद, मांडवी और सिरमर हिल्स टू हंसी इन द हरियाणा। ओके, फिरोज शाह ऑल्सो हैड मैनी संस्कृत वर्ड्स, फिरोज शाह को बहुत जानता था, यानी वो बहुत सारे संस्कृत वर्ड्स भी जानता था। ट्रांसलेट इनटू, उसने बहुत सारे संस्कृत वर्ड्स को, या ये कह लीजिए बहुत सारी किताबों को ट्रांसलेट कराया पर्शियन में और अरबिक में, यानी फिरोज शाह तुगलक की जो लैंग्वेज थी, भाषा थी, अरबिक और पर्शियन, उन लैंग्वेज को ट्रांसलेट कराया संस्कृत की बुक्स को। आफ्टर फिरोज शाह डेथ, फिरोज शाह की डेथ के बाद ये एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड एंड मैनी रीजन बिकम इंडिपेंडेंट, मतलब ये जो राजा है, इसके बाद कोई ऐसा राजा नहीं था जो इसको संभाल सकता, इसीलिए राज्य जो है छिन भिन हो गया, फैल इधर उधर हो गया कि कोई, और बहुत सारे जो इनके कंट्रोल में थे फिरोज शाह तुगलक के, उन छोटे छोटे राजाओं ने अपने आप को इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर दिया। समझ में आ गया आपको? दोबारा से क्लियर कर रहे हैं एक बार। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी का पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बाद रज़िया सुल्तान के बाद गियासुद्दीन बलबन। इसी के साथ गियासुद्दीन बलबन स्लेव डायनेस्टी का एंड हुआ और स्टार्ट हुई खिलजी डायनेस्टी का पहला रूलर जलालुद्दीन खिलजी, उसको उसके नापियों ने किल किया जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, और वो सीट पे बैठा। उसकी पॉलिसीज़ याद है, उसने पूरे होल एंटायर को, इंडिया को जीतने के लिए नई पॉलिसीज़ चलाई। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद नई डायनेस्टी स्टार्ट हुई, तुगलक डायनेस्टी का पहला रूलर गियासुद्दीन तुगलक, और उसके गियासुद्दीन तुगलक की डेथ के बाद उसका बेटा जौना खान, जो कि नाम बदल के बैठा मोहम्मद बिन तुगलक की आपने अभी आपको बताया क्या पॉलिसीज चलाई। सबसे पहले टैक्सेशन लगाया दोप पे, फिर उसने ट्रांसफर करी अपनी कैपिटल, फिर इंट्रोडक्शन करी टोकन करेंसी, नंबर 4 खुसरे, और फिर कराची एक्सपेंडेशन। ठीक है,
उसके बाद उसका भाई सीट पे बैठा जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। उसको बिल्डिंग्स बनवाने का बहुत शौक था। उसने नई नई बिल्डिंग्स बनवाई और उसने 4 नई सिटी भी स्टार्ट करी। वो 4 नई सिटीज आपको याद है, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार एंड फिरोजाबाद। ओके, इसी के साथ तुगलक डायनेस्टी का एंड हुआ। अब आपको इतना कराने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपका आज होमवर्क क्या है। आपको अपनी कॉपी के अंदर स्टार्टिंग करनी है लेसन नंबर 15 द सल्तनत पीरियड, और साथ ही आपको दिल्ली सल्तनत यानी ये वाला ड्रॉ कॉपी के अंदर बनाना है। समझ में आ गया? पहले लिखना है लेसन नंबर 15, फिर लेसन का नाम सल्तनत पीरियड, और उसके नीचे आपको दिल्ली सल्तनत को ड्रॉ करना है। समझ में आ गया? यस। अब आगे चलते हैं। तिमूर इन्वेजन। तिमूर वॉज ए मंगोल रूलर। अभी आपने पढ़ा कि बाहर से मंगोल अटैक करते थे, उनमें से एक फेमस रूलर था तिमूर वॉज ए मंगोल रूलर। तिमूर जो है एक मंगोल रूलर था हु अटैक इंडिया, जिसने इंडिया पर कई बार अटैक किया। ऑन हिज वे टू दिल्ली से ही कैप्चर एंड लूटेड। वो जहाँ जिस शहर में भी इंडिया में जाता था उसको लूट लेता था। एट द टाइम अबाउट 1 लाख पीपल, जब वो आया दिल्ली में 1 लाख पीपल वर पुट टू डेथ इन दिल्ली। तैमूर के समय में 1 लाख पीपल को उसने मार दिया। यानी उसको तो लूटने से मतलब था, वो लूटता जाता था और लोगों से धन खींचा जाता था। विद द वेल्थ दैट ही लूटेड ड्यूरिंग द इन्वेजन ही ब्यूटीफुल हिज कैपिटल। यानी वो लूटे हुए धन से उसने अपनी कैपिटल को सुंदर बनाया और उसकी कैपिटल का नाम था समरकंद। तिमूर द इन्वेजन जो एक मंगोल लीडर था जो समरकंद से आया था, बाहर से आया था, उसने अपने यहाँ इंडिया में लूटपाट मचाई। उस लूटपाट को यानी सारे पैसे को इकट्ठा करके अपनी कैपिटल समरकंद को सुंदर बनाया। वहाँ पे बिल्डिंग्स बनवाई, पैलेस महल बनवाए, मस्जिद बनवाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई। बिफोर रिटर्निंग होम, जाने से पहले यानी अपने देश वापस जाने से पहले तिमूर अपॉइंटेड खिज्र खान। तिमूर जो है खिज्र खान को अपना रिप्रेजेंटेशन यानी एज ए गार्ड रख गया कि जब तक मैं नहीं आऊँगा आप जितना मैंने जीता है एरिया आप इसकी देखभाल करेंगे। नाम सुन लीजिए, तिमूर जिसको छोड़ के गया था उसका नाम है खिज्र खान सैयद। समझ में आ गया? यस। तिमूर, आपने वैसे तिमूर की स्टोरी भी सुनी होगी, तिमूर द लेम। ये लंगड़ा था, लंगड़ा तिमूर। आपने हिंदी में इसकी एक स्टोरी पढ़ी होगी वीर बलकरण की। ये वही तिमूर है। अब आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इन तुगलक रूल, यानी जब तुगलक थे तो उन्होंने किस तरह से अपने राज्य को संभाला। जो सुल्तान होता था वो मोस्ट पावरफुल पर्सन होता था दिल्ली सल्तनत का। इन्होंने ग्रांट किया इक्ता, वही जो मैंने इक्ता आपको बताया था, जमीनें दी फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग टैक्स एंड मेंटेनिंग द आर्मी। इतना याद रहेगा। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द तुगलक्स ने अब पूरे राज्य को संभालने के लिए 4 पार्ट में डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले दीवाने वजारत, दीवाने रिसालत, दीवाने अर्ज एंड दीवाने इंशा, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिलीजियस मैटर्स, मिलिट्री डिपार्टमेंट एंड रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है। इसके लिए उन्होंने डिफरेंट मंत्री नॉबल्स नियुक्त किए थे जो इन डिपार्टमेंट्स को संभालते थे। जैसे कि वजीर, जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते थे, वो ऑफिशियल वर्क करता था, लुक आफ्टर करता था रेवेन्यू की और जर्नल अफेयर्स ऑफ सुल्तान की। इसके अलावा काजी जो चीफ जज था, डिसाइडेड करता था क्रिमिनल और रिलीजियस मैटर्स को। उसके बाद है बख्शी जो पे मास्टर था यानी आर्मी का। और इसके अलावा द नॉबल्स हु वाज द चीफ कमांडर ऑफ द आर्मी वाज द अरीजे मोमलिक। चीफ कमांडर जो आर्मी का होता था उसको अरीजे मोमलिक कहते थे। ठीक है, इतना हो गया आपका। नेक्स्ट अब आता है द सैयद डायनेस्टी। 4th नंबर है सैयद डायनेस्टी। खिज्र खान सैयद वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी। याद है ना? खिज्र खान सैयद जो तिमूर द लेम का स्लेव था या नोबल था, जब तिमूर वापस गया तो वो खिज्र खान सैयद को वहाँ का गार्ड बना गया कि आपको यहाँ की देखभाल करनी है। तो इन ऑल 3 वर सैयद किंग्स हु रूल्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड। ये सैयद किंग्स जो है थोड़े से समय के लिए सीट पे बैठे, लगभग 1414 से 1451 तक। सबसे पहले आता है खिज्र खान सैयद। खिज्र खान वॉज द गवर्नर ऑफ मुल्तान। खिज्र खान जो है वो गवर्नर था मुल्तान का। और फिरोज शाह तुगलक हु हैड जॉइंड तिमूर इन हिज इन्वेजन ऑफ दिल्ली। जब तिमूर ने फिरोज शाह तुगलक पर
अटैक किया तो इसने उसका साथ दिया एंड वॉज गवर्नरशिप और मुल्तान, तब इसे वहाँ की मुल्तान की गवर्नरशिप मिली। जब तैमूर ने फिरोज शाह तुगलक पर अटैक किया तो खिज्र खान ने इसकी मदद करी, इसीलिए इसको वहाँ मुल्तान का गवर्नर बनाया गया। लाहौर और दीपलपुर खिज्र खान ने कॉन्कर करे, दिल्ली में मिला है 1414 में। ही वॉज अ सैयद एंड सो, ये सैयद था यानी इसके नाम के पीछे लगता था खिज्र खान, तो उसका नाम हो गया और सैयद उसका सरनेम, इसीलिए इस डायनेस्टी को बोला गया सैयद डायनेस्टी। खिज्र खान रूल, खिज्र खान ने रूल किया ओवर दिल्ली, दिल्ली के ऊपर सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट टिल 1421 तक। ठीक है, अब आता है मुबारक शाह सैयद। मुबारक शाह ही सक्सीड खिज्र टू द थ्रोन आफ्टर ही सक्सेसफुल एक्सपेडिशन अगेन मेवात, केटराज एंड गैंगटिक डोब एरिया। ही सक्सीड यानी खिज्र खान सैयद के बाद मुबारक शाह सैयद सीट पर बैठा, जो जिसने बहुत सारा मेवाती, खेतार, ये सब एरियाज को अपने कंट्रोल में कर लिया। ड्यूरिंग ही रीजन द सूबेदार ऑफ पंजाब, भटिंडा एंड दो ब्रोक आउट इन द रिवोल्ट, यानी इसके समय में जो पंजाब है, भटिंडा है और दो एरिया के जो सूबेदार हैं यानी सूबे के मालिक थे वो इसके खिलाफ हो गए और ये इसका अधिकतर समय ट्राइंग, उनको दबाने में ही रहा। ही वॉज किल्ड बाय द नोबल, इसको किल किया नोबल्स ने, इसके ऑफिसर ने, इसके आउन कोर्ट दरबार में, और इसके बाद इसका नेप्यू भतीजा बैठा जिसका नाम था मोहम्मद शाह। ठीक है, खिज्र अब आता है मोहम्मद शाह सैयद। नॉवल्स पुट मोहम्मद शाह, बाकी के नॉवल्स ने मोहम्मद शाह सैयद को सीट पे बिठाया। इसने राज किया 1434 से 1443 तक। बट द न्यू सुल्तान कुड नॉट, पर ये जो न्यू सुल्तान है ये हैंडल नहीं कर पाता था फाइटिंग। नॉवल्स जो कोर्ट में आपस में यानी ऑफिसर्स जो लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये उनको हैंडल नहीं कर पा रहा था। He was authorized to rule a merged area around 30 miles while the rest of the Sultan was ruled by the nobles. ये कहा सकते हैं ड्यूरिंग हिज रीजन, इसके समय में जो रूलर है मालवा का उसने इन्वेड कर दिया, हमला कर दिया दिल्ली पे, जो कि इससे नहीं संभला। और या ये सूबेदार ऑफ लाहौर जो बहलोल लोधी है, जो सूबेदार है लाहौर का, वो उसने भी इस पर अटैक कर दिया, तो ये उसको अच्छी तरह से नहीं संभाल पाया था। फोर्थ वन इज अलाउद्दीन आलम शाह सैयद, लास्ट सैयद किंग है ये अलाउद्दीन आलम शाह, डिसेंट इन फेवर ऑफ बहलोल लोधी and he himself retired, thus began the Lodi dynasty. लास्ट सैयद किंग है अलाउद्दीन आलम शाह, डिसेंट जो फेवर था बहलोल लोधी को पक गया। ये कह लीजिए कि इसने खुद को ही अपने आप ही रिटायर कर दिया और इस तरह से एक नई डायनेस्टी स्टार्ट हुई। इसको पसंद था बहलोल लोधी, इसने खुद अपने हाथ से बहलोल लोधी को गद्दी दे दी और दिल्ली में नई डायनेस्टी स्टार्ट हुई जिसका नाम था लोधी डायनेस्टी। क्लियर हो गया। सैयद डायनेस्टी स्टार्ट करने वाले व्यक्ति का नाम था खिज्र खान सैयद, जो तैमूर रलेम का नॉबल था। खिज्र खान सैयद के बाद सीट पर बैठा मुबारक शाह सैयद, वो भी लंबे समय तक उसने राज नहीं किया। और फिर था मोहम्मद शाह सैयद जो नेप्यू था मुबारक शाह सैयद का। और लास्ट वन इज अलाउद्दीन आलम सैयद, जिसने खुद रिटायरमेंट ली, जो फेवर में था बहलोल लोधी के, उसने खुद अपना एरिया बहलोल लोधी के कंट्रोल में कर दिया और नया डायनेस्टी स्टार्ट हुई, दैट इज लोधी डायनेस्टी। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया सैयद डायनेस्टी। आज का लेक्चर बस मैं यही ख़त्म करती हूँ। अब मैं आपको कोई क्योरी हो, आपको कोई कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब लोधी डायनेस्टी हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। ओके, इतना आप याद रखिएगा और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो करके रखिएगा। चलिए, गुड डे।